नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी समझौते के आधार पर होगा विवादों का निपटारा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के रिकॉर्ड 128 मामलों की पुष्टि। पटना में सबसे अधिक 59 नए मरीज मिले। और आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। वहीं योजना के तहत निर्मित आवासों के मालिकों को सांकेतिक रूप से आवास की चाबी भी सौंपी जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आवास प्लस 2024 ऐप का भी अनावरण करेंगे। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल करके घरों का आवंटन सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के जरिए आने वाले 5 वर्षों में 3,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। श्री चौहान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 4था चरण शुरू कर रही है। योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर हावड़ा और पटना जमशेदपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन का नियमित परिचालन 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा। रेलवे की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार ट्रेन का परिचालन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन होगा। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन सुबह 7:45 पर हावड़ा से खुलेगी और रामपुर हाट, दुमका तथा हंसडीहा होते हुए दोपहर 2:05 पर भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन अपराह्न 3:20 पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी और रात 9:20 पर हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भागलपुर जंक्शन पर मौजूद रहेंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल विवाद, टेलीफोन बिल विवाद, वाहन दुर्घटना बीमा, श्रम वाद, नीलाम पत्र वाद और पारिवारिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए संशोधित गेहूं भंडारण सीमा अब 2,000 मीट्रिक टन होगी। यह सीमा पहले 3,000 मीट्रिक टन थी। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेता 10 टन तक गेहूं का भंडारण कर सकेंगे। वहीं बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता भी प्रत्येक दुकान में 10 टन तक गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। ये रोक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि सभी गेहूं भंडारण से जुड़ी कंपनियों को गेहूं भंडारण सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन भंडारण सीमाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर लगी सीमाओं को हटा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उच्च गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात से किसानों की कमाई बढ़ेगी।
सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है। वहीं प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति टन और बासमती चावल का निर्यात मूल्य $950 प्रति टन से प्रतिबंध हटा लिया गया है। एकीकृत भुगतान व्यवस्था यूपीआई की भुगतान सीमा कल से 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। उपभोक्ता अब 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। अस्पतालों में शुल्क भुगतान, कर भुगतान, शैक्षणिक भुगतान, आईपीओ और सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले भुगतान इस श्रेणी में शामिल हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म में एक नई व्यवस्था यूपीआई सर्कल लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता अपने खाते में पारिवारिक सदस्यों और मित्रों को डिजिटल भुगतान के लिए जोड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन के रूप में वर्गीकृत और पुरस्कृत किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी को सम्मानित किया। श्रीमती विजयलक्ष्मी ने बताया कि पूर्णिया सीमेंट स्टेशन आधुनिक सीमेंट उत्पादन केंद्र है। यहां अत्याधुनिक सांड शेड, सीमेंट प्रसंस्करण प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और चारा उत्पादन इकाई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया था। देश के अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोले जाने के कारण इसे राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से देश भर में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी लगभग 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। श्री शाह राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा की ओर से बिहार राज्य अभिलेख भवन में हिंदी दिवस सह कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश भी हिंदी दिवस के अवसर पर शाम 7:50 पर सामयिक चर्चा के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में लोगों से हिंदी के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहने का संकल्प लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के नागरिकों से हिंदी भाषा को कामकाज के माध्यम के रूप में अपनाने की अपील की है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 128 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान पटना में सबसे अधिक 59 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक डेंगू के 1535 मामले सामने आ चुके हैं। मलेरिया विभाग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि दिल्ली से आई नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल टीम के सदस्य पटना के डेंगू प्रभावित मोहल्लों में घर घर जाकर डेंगू के मच्छरों और लार्वा की पहचान कर रहे हैं और इसे नष्ट भी किया जा रहा है। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि डेंगू मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
डेंगू बुखार जो है नॉर्मली अगर आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, आसपास के लोगों को भी इस तरह की कोई बीमारियां बुखार हुआ है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि घर में इसका अटैक रेट काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा ये जो बुखार है हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है, आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर होने के बाद जब एक बार फीवर जब ठीक होना शुरू होता है तो प्लेटलेट अपने आप नीचे आना शुरू। प्लेटलेट के नंबर से ज्यादा क्वालिटी क्या है उस पर फर्क पड़ता है क्वांटिटी के मुकाबले। तो हम साइंस पे ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी पेशेंट पे डेवलप तो नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में हमें प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अदरवाइज नॉर्मली प्लेटलेट काउंट कम होने से भी कोई जान को उस वे में कोई खतरा नहीं होता है कि बिल्कुल तुरंत के तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़े। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता से अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, शेखपुरा और लखीसराय समेत 6 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि इस दौरान तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। बिहार के तमाम जगहों पर मानसून की सक्रियता अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी। ज्यादातर जगहों पर तेज हवा के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है। खरीफ फसल को हवा नुकसान कर सकती है, लेकिन यह वर्षा फायदेमंद ही होगा। इधर आज सुबह से ही पटना, नालंदा, जमुई, मुंगेर, दरभंगा और अररिया समेत आसपास के जिलों में हल्की बारिश हो रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर पोषण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पटना के खुसरूपुर में किशोरियों में एनीमिया जांच के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। किशनगंज जिले के पोठिया और औरंगाबाद जिले के बनुआ में भी पोषण मेले का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से ग्रसित अररिया जिले के 10 बच्चों को इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बच्चों के इलाज से लेकर परिवहन संबंधी सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने ईडी की कार्रवाई पर लिखा है, हंस के करीबियों के ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपए का सोना और 87 लाख रुपए कैश जब्त। दैनिक जागरण ने राज्य के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है, दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र वाले 32,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच शुरू। दैनिक भास्कर ने राज्य में किए जा रहे जमीन सर्वे के मामले को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, जमीन के पुराने दस्तावेज कैथी में, अमीन और कानूनगो इसे पढ़ना ही नहीं जानते, नतीजा सर्वे का काम आगे नहीं बढ़ रहा, लोग भी हो रहे परेशान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी समझौते के आधार पर होगा विवादों का निपटारा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के रिकॉर्ड 128 मामलों की पुष्टि। पटना में सबसे अधिक 59 नए मरीज मिले। और आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।